गुड मॉर्निंग बच्चों। अब तक हम चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं और उनकी सहायता से हम कैसे सल्यूट का मोलर मास ज्ञात करें वो भी देख चुके हैं, और साथ ही जो एक्सपेरिमेंटल मेज़रमेंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो कि इम्पॉर्टेंट है सारी, उनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के सेशन 14 में हम एबनॉर्मल मोलर मासेस या असामान्य आणविक द्रव्यमान के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। तो देखिए, जो एबनॉर्मल मोलर मास, जैसा नाम से लग रहा है कि जो मोलर मास है उसकी वैल्यू हमें एबनॉर्मल प्राप्त होगी या असामान्य प्राप्त होगी। तो हमें मालूम है द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टी which depend upon the number of particles of the solute present in the solution and not upon the nature of the solute। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल कणों की संख्या पर निर्भर करती है, प्रकृति पर निर्भर नहीं करती कि हमने सॉल्यूशन में कौन सा लिया है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल NaCl, BaCl2, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सो ऑन, इनको जब हम पानी में घोलते हैं दे डिसोशिएट टू प्रोड्यूस आयन। तो विद्युत अपघट्य कोई भी है, उनको हम पानी में घोलेंगे तो क्या होगा, वो आयन्स देंगे। और सॉल्यूशन में जो प्रत्येक आयन है वो एक पार्टिकल की तरह से बिहेव करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ईच सब्सटेंस इज़ मच लार्जर इन द सॉल्यूशन देन एक्सपेक्टेड फॉर द नॉर्मल सब्सटेंस, and that's why the observed colligative property is more। तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में या विद्युत अपघट्य के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाने की वजह से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी बढ़ जाती है। अब देखिए, चूँकि ये जो सल्यूट है वो विलयन में जाकर चेंज हो रहा है, यानी कि या तो डिसोशिएट हो सकता है या एसोशिएट हो सकता है, तो क्या हो रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हमें जो नॉर्मल सब्सटेंस है उससे अलग मिलती है। यानी हम कह सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हमें असामान्य या एबनॉर्मल वैल्यू प्राप्त होती है। अब जब इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पे हम जब कंपाउंड का मोलर मास ज्ञात करते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो उनकी भी हमें एबनॉर्मल वैल्यू प्राप्त होती है। तो सॉल्यूशन में जाने पर पदार्थ की दो सिचुएशन हो सकती है, या तो वो एसोशिएट करे और या फिर वो डिसोशिएशन का हो जाए। अगर एसोशिएशन होता है या संगुणन होता है तो तब संगुणन या एसोसिएशन में क्या होगा, दो या दो से अधिक जो मॉलिक्यूल हैं वो एसोसिएट होंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो क्या होगा, विलयन में सॉल्यूशन के अंदर जो इफ़ेक्टिव मॉलिक्यूल की संख्या है वो कम हो जाएगी, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसलिए प्रभावी अणुओं की संख्या कम हो जाएगी। अगर अणुओं की संख्या कम हो जाएगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के मान भी कम हो जाते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस तो वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो डिक्रीजेस। इसका एक एग्जाम्पल है कि बेंजीन में एसिटिक एसिड द्विगुणित अवस्था में रहता है या डाइमर फॉर्म में रहता है, यानी कि दो मॉलिक्यूल मिल जाते हैं एसिटिक एसिड के, और इस वजह से एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 118 आता है, जबकि होता है एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 60 है, लेकिन उसकी जगह पर कितना आता है, 118। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड बेंजीन में डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब जब हम डिसोशिएशन देखें तो देखो, फिर एसोसिएशन में क्या हुआ, मॉलिक्यूलर वेट तो बढ़ गया लेकिन पार्टिकल की संख्या कम हो गई और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो गया ना। अब दूसरा केस, यदि मान लीजिए कि सॉल्यूशन में जाने पर विलेय या सल्यूट जो डिसोशिएट हो रहा हो, जब एक मॉलिक्यूल डिसोशिएट होकर दो या अधिक कणों में चेंज हो जाए या आयन में चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए NaCl है जो Na+ और Cl आयन में डिसोशिएट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, विलयन में जो कणों की संख्या है उनकी संख्या या एक हम कहें इफ़ेक्टिव नंबर जो हैं वो बढ़ जाएंगे। जब पार्टिकल की संख्या बढ़ जाएगी तो इस कारण विलयन में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी बढ़ जाएगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है,
जो ऑस्मोटिक प्रेशर है यानी कि परासरण दाब, वाष्प दाब अवनमन यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यदि कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो इन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मान लीजिए हम 1 मोल लें सल्यूट का, फॉर एग्ज़ाम्पल सुक्रोज का ले लेते हैं, जिसको हम डिज़ोल्व कर लेते हैं 1000 ग्राम पानी में, तो हमें जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिलता है वो मिलता है 1.86, यानी कि जो कमी आ रही है फ्रीजिंग पॉइंट में वो कितनी कमी आ रही है 1.86। कब? जब हम 1000 ग्राम पानी में 1 मोल सुक्रोज का डिज़ोल्व कर रहे हैं हम। अब सुक्रोज तो ना एसोशिएट हो रहा है ना ही डिसोशिएट हो रहा है। अब यदि हम 1 मोल NaCl का ले लें, अब NaCl आपको मालूम है वो डिसोशिएट होके 2 आयंस बन जाएंगे या 2 कण बन जाएंगे। तो यदि हम 1 मोल ही NaCl का लें, उसको भी 1000 ग्राम पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें मिल जाता है 2 × 1.86। सुक्रोज के केस में हमें मिलता है 1.86, जबकि यहाँ NaCl के केस में मिलता है 2 × 1.86। क्यों? क्योंकि NaCl मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर 2 आयंस में चेंज हो रहा है। अब आप कहोगे एक तरफ हमने सुक्रोज लिया, दूसरी तरफ हमने NaCl लिया, दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं। आपको मालूम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है केवल कणों की संख्या पर, न कि प्रकृति पर। तो 1 मोल हमने सुक्रोज लिया था और 1 ही मोल NaCl लिया। सुक्रोज डिसोशिएट नहीं हो रहा है, जबकि NaCl 2 कणों में डिसोशिएट हो जा रहा है। तो इसलिए इसके लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी जस्ट डबल हो जा रहा है। तो कणों की संख्या अगर बढ़ेगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, कणों की संख्या यदि कम होगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम होगी। लेकिन मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सल्यूट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो आपने यहाँ पर देखा था कि एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो रहे थे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो रही थी, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा था। तो देखिए हमने फिर मतलब इसमें करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस करा गया। तो अब देखते हैं करेक्शन फैक्टर या वॉन हॉफ फैक्टर, जिसको कि हम स्मॉल i से डिनोट करते हैं। तो इन जो एबनॉर्मल सिचुएशन को समझाने के लिए वॉन हॉफ ने एक गुणांक, एक फैक्टर i, स्मॉल i को प्रस्तावित किया, जिसे कि हम कहते हैं वॉन हॉफ फैक्टर, जिसको कि हम शो कर सकते हैं इक्वेशन के द्वारा। वो कौन सी इक्वेशन है? π0v = I/N/RT। π0 क्या है? πo इज़ ऑब्जर्व मतलब जो कि हम प्रायोगिक रूप से प्राप्त कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, और यदि मान लें कोई सॉल्यूट है जो कि जिसमें कि कोई चेंज नहीं आ रहा है सोल्यूशन में जाने पर, ना एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है, तो वॉन हॉफ इक्वेशन क्या होगी? πTv = nRT। πT क्या है? थियोरेटिकल वैल्यू, यानी कि थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो I क्या हो जाएगा? I = πO/πT। πO क्या है? ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, और πT क्या है? नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर, या परासरण दाब का प्रेक्षित मान डिवाइडेड बाय परासरण दाब का सैद्धांतिक मान। तो यदि हमें फैक्टर I को यदि हमें डिटरमिन करना हो, द फैक्टर I कुड बी डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली by dividing the observed osmotic pressure of the solution of the experimental substance। जो भी हमने सब्सटेंस लिया है उसके लिए हम ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर मालूम कर लें और फिर उसको डिवाइड कर दें ऐसे सोल्यूशन के जिसमें कि हमने नॉर्मल सब्सटेंस लिया है। फॉर एग्जांपल सुक्रोज हैविंग द सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो द फैक्टर I could be determined experimentally by dividing the observed osmotic pressure of the solution of the experimental substance with that of solution of a normal substance। For example sucrose having the same concentration, जिस दोनों की सांद्रता समान हो, तो हम ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर
जो भी लिया है हमने एक्सपेरिमेंटल जो सब्सटेंस वो, और नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर किसका, सुक्रोज का। अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं तो वो हमें वैल्यू क्या मिल जाती है, आई। अब चूँकि परासरण दाब यानी कि पाई, वाष्प दाब अवनमन यानी कि डेल्टा पी, क्वथनांक उन्नयन यानी कि डेल्टा टी बी, तथा हिमांक अवनमन दैट इज डेल्टा टी एफ, ये सारे एक दूसरे के समानुपाती हैं। इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, I इज इक्वल टू पाई ओ अपॉन पाई टी, तो आपने पहले ही देख लिया था, चूँकि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी ओ अपॉन डेल्टा पी टी। फिर है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व अपॉन थियोरेटिकल, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व अपॉन थियोरेटिकल, या इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्य गुणधर्म का की प्रेक्षित मान और डिवाइडेड बाय अणुसंख्य गुणधर्म का सैद्धांतिक मान। अब चूंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम इसको I इज इक्वल टू कह सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है तो ऑब्जर्व की जगह ऊपर क्या हो जाएगा, थियोरेटिकल, यानी कि थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट, या हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू विलेय के अणुभार का सैद्धांतिक मान डिवाइडेड बाय विलेय के अणुभार का प्रेक्षित मान। ना यूजेस ऑफ स्मॉल आई क्या होगा, तो देखिए जो स्मॉल आई एप्लीकेशन क्या है, एक तो है कि इन कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यानी कि विलेय के संगुणन के अंश निकालने परिकलित करने में इसका काम आता है, और दूसरा आता है इन कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि वियोजन के अंश को निकालने के लिए काम आता है। तो आई का दो यूज़ है। पहला यूज़ ये है, देखिए उसके पहले ये जान लें कि आई की वैल्यू यदि 1 है, इसका मतलब सल्यूट का न तो डिसोसिएशन हो रहा है और ना ही एसोसिएशन हो रहा है विलयन में जाने पर। यदि आई की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है, इसका मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू यदि 1 से कम है तो इसका मतलब कि विलेय का एसोसिएशन हो रहा है। सॉल्यूशन में जाने पर वो 2 या 2 से ज़्यादा कण मिलकर एक कण बना रहे हैं, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो रही है, तो आई की वैल्यू 1 से कम आएगी। आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब कणों की संख्या बढ़ रही है, यानी कि डिसोसिएशन हो रहा है सल्यूट का, तब आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी ना। पहला एप्लीकेशन आई का या वॉन्ट ऑफ फैक्टर का पहला एप्लीकेशन है इन कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन या विलेय के संगुणन का अंश। तो क्या है संगुणन का अंश, क्या कहेंगे, संगुणन की मात्रा से मतलब है कुल अणुओं का वह भिन्न जो कि परस्पर संगुणित होकर बड़े अणु बनाते हैं, या द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल मॉलिक्यूल विच एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, या हम कहें एज लार्जर मॉलिक्यूल। तो यदि मान लें, और एक चीज़ कि जब संगुणित अवस्था में होते हैं, यानी कि जब एसोसिएटेड फॉर्म में होते हैं, तो विलेय के कणों की संख्या सामान्य संख्या से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और विलयन में सल्यूट का जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट है वो सामान्य मॉलिक्यूलर वेट से अधिक हो जाएगा। मान लें कि कोई हमने सब्सटेंस लिया है A, जिसके कि 1 मोल हमने ले रखे हैं, और अल्फ़ा जो है वो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, ये अल्फ़ा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, यानी कि असंगुणित हो रहे हैं मॉलिक्यूल। तो A के मान लीजिए कि N जो पार्टिकल हैं वो संगुणित होकर एक लार्जर मॉलिक्यूल बना ले रहे हैं, उसको हमने N से शो करा। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, 1 मोल हमने लिया है और यहाँ प्रोडक्ट 0 है। अब चूँकि अल्फ़ा वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है या संगुणन का अंश है, तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन N। नाउ टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये 1 माइनस अल्फ़ा प्लस
अल्फ़ा अपॉन एन, ये ले लिया, देखिए ये और प्लस ये आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अब I इज़ इक्वल टू क्या है, हम देख रहे हैं ना एप्लीकेशन ऑफ I का क्या यूज़ है। तो I इज़ इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव इफेक्ट अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव इफेक्ट, या विलेय के कणों की प्रेक्षित जो मोल निकाला है या प्रेक्षित संख्या अपॉन विलेय के कणों की सैद्धांतिक संख्या या नंबर। ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्यूट। तो थियोरेटिकल कितना है, हमने कितना ले रखा था, 1 मोल ले रखा था, और ऑब्जर्व पाया हमने कितना, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन एन, यानी कि ये वाला। अब जब इसको सॉल्व कर लें तो I इज़ इक्वल टू, नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन एन हो जाएगा, या 1 माइनस अल्फ़ा यदि हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 1 और ये अपॉन 1 अपॉन एन, ये आ गया। नाउ नेक्स्ट अल्फ़ा इज इक्वल, अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा यदि हम इसको उधर ले जाएं तो ये विथ पॉजिटिव साइन हो जाता है, ये पूरे को उस तरफ ले जाएं तो विथ पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा और ये 1 ये उधर चला गया और I इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस I, ये 1 पूरा उधर चला गया और ये I इधर आ गया, तो 1 माइनस I और अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन, नीचे एलसीएम ले लिया और फाइनली जो हमारे पास आ गया इक्वेशन वो आ गया अल्फ़ा इज इक्वल टू एन 1 माइनस I अपॉन एन माइनस 1। तो ये एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि एसोशिएट हो रहे हैं, आई बॉन्ड ऑफ फैक्टर I है, और अल्फ़ा यहाँ पर क्या है, सल्यूट के का डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। तो जो इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि मान लें कि कोई कंपाउंड है X जिसका कि मोलर मास 94 है, और ये सॉल्यूशन में जाकर किस फॉर्म में आ जाता है, 2 पार्टिकल एक साथ कंबाइन होकर X2 बना रहे हैं, यानी कि स्मॉल n कितना हो गया, 2। अब 5 ग्राम हमने X का लिया है जिसको कि 1 kg कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोलते हैं, तो हिमांक का अवनमन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है 1.08 केल्विन। यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड का के लिए यानी कि जो सॉल्वेंट है उसके लिए Kf की वैल्यू 31.8 केल्विन Kg मोल इनवर्स हो, तो X के संगुणन की मात्रा ज्ञात करिए। तो हमें X के लिए संगुणन की मात्रा को ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है चूँकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है इसलिए चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले का हम फॉर्मूला ले लें, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, या M की वैल्यू रख लें तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो मोललता M क्या है, मोललता, तो मोललता क्या हो जाएगी, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, ये वो तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, और ये कैपिटल W है, कैपिटल W है सॉल्वेंट की मात्रा, चूँकि यहाँ पर kg में दे रखा है इसलिए ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल m क्या है, ऑब्जर्व, यानी कि प्रैक्टिकल करके जो मॉलिक्यूलर वेट आया वो कितना आया, KF इंटू, ये यहीं से आ जाएगा KF इंटू W, और डेल्टा TF इधर चला गया और M उधर आ गया, तो ये आ गया। यहाँ पे वैल्यू रख दे, KF की वैल्यू हमें दे रखी 31.8, स्मॉल w दे रखा है 5 ग्राम, डेल्टा TF दे रखा है 1.08, और W कितना दे रखा है 1 kg, तो ये वैल्यू रख दिए, तो ये हमें पास वैल्यू आ गई 147.2। अब पहले I निकालें, I क्या है, थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट, तो थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट 94 दे रखा है, ऑब्जर्व करके हमें कितना मिला 147.2, तो वैल्यू क्या आ गई 0.638। अब हमें निकालना होगा अल्फ़ा, क्योंकि कैलकुलेट करना है हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो अल्फ़ा जब एसोसिएशन का केस है तो अभी हमने जो फार्मूला निकाला था वो क्या था, स्मॉल n 1 माइनस I अपॉन n माइनस 1। स्मॉल n कितना है, 2, ये 2 एसोशिएट हो रहे हैं, 2 पार्टिकल एसोशिएट हो रहे हैं, तो 2 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू I की वैल्यू आपने क्या निकाली 0.638 अपॉन n 2 और 1 2 माइनस 1, तो ये वैल्यू आ गई 0.724 अल्फ़ा की वैल्यू। यहाँ हम इसको परसेंट में कर लें तो ये हो गया 72%। तो आज बच्चों यहीं तक, नेक्स्ट सेशन में लास्ट एक और जो एप्लीकेशन है I के लिए, यानी कि
ये तो आपने अभी आई के लिए लिया था, डिग्री ऑफ एसोसिएशन या विलय के संगुणन का अंश। नेक्स्ट सेशन में हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेंगे और साथ ही इस वाले चैप्टर में के सिलेबस में क्या क्या आपने पढ़ लिया है और क्या सिलेबस में है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।